आप लोगों को इंडेक्स जो है वो हमेशा देखने को मिलेंगे, इंडेक्स, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है यूजुअली आपका वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जहाँ पे भी ये शब्द दिख जाए ना, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, then or UNDP, this is World Bank, this is World Economic Forum Davos वाला, this is your United Nation Development Program जो यूजुअली आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो देता है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि ये कहीं पे भी दिखेंगे तो इनकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। या फिर आपका यूजुअली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी आपका वर्ल्ड बैंक निकालता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पिछले 3-4 सालों में तो इतने इंपॉर्टेंट इंडेक्स निकले हैं ना कि मतलब आई कांट इवन टेल यू कि कितने इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में दिखाई देते हैं। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे पहला करंट अफेयर आप लोगों का आ गया कि भारत का रैंक 2024 में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या रैंक है। दिस इज इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब भारत ने इन्वायरमेंट के क्षेत्र में क्या क्या रैंक इसका आया हुआ है। इसमें आपको 2 बातें जाननी है। बात नंबर 1 कि जो ये इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको निकालता कौन है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को निकालती है आपकी येल यूनिवर्सिटी, ये बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। येल यूनिवर्सिटी जो है वो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालती है अलॉन्ग विद कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आप याद रखेंगे क्योंकि अगर अलाइड में इस बार पैटर्न चेंज हुआ तो स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 ऐसी आएगी। भारत का जो रैंक है वो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितना है या कितना है। सेकंड होगा कि ये इंडेक्स जो है वो फलाना ढमकाना ये दिया जाता है। तो यू शुड नो बोथ थिंग्स कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर दिया है। और इस बार 2024 में भारत की जो रैंक थी वो 176 थी। बस ये आपको याद रखना है, 176 बहुत ही बुरी रैंक है ये, दिस इज़ नॉट अ गुड रैंक, बहुत ही बुरी रैंक है। इन्वायरमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या हो रहा है, ये इसको ज़रा मद्देनज़र रखना। ये मेंस जुड़ता है यहाँ से ऐसे, क्योंकि एलाइड में मेंस भी तो होना है, ठीक है। ये था तुम्हारा पहला करंट अफेयर, इसमें बस इतना ही है। और ओके, ठीक है। इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। इन्वायरमेंट है, एयर की क्वालिटी क्या है, आप लोगों को पता है दिल्ली सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कैपिटल है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कितनी निकालते हैं, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये आप लोगों को प्लीज़ आप लोग इसको याद रखिएगा कि इस बार हमारा रैंक जो था वो क्या था। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो इस बार फिर से जो है वो न्यूज़ में आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो थी, आप लोगों को अच्छे से पता है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी बहुत प्रमुख यूनिवर्सिटी है, ये आपकी बिहार में है। तो अगर आप लोगों ने मेरी रीसेंट स्पीच सुनी थी तो मैंने वहाँ पे नालंदा के बारे में कहा, मैंने वहाँ पे तक्षशिला के बारे में कहा, मैंने वहाँ पे औदंतीपुरा के बारे में कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे टीचिंग सेंटर्स हुआ करते थे और कहा जाता था कि चाइना में वहाँ पे कोचिंग क्लासेस दी जाती थी ताकि इन विश्व प्रसिद्ध जो हमारी भारत की ये यूनिवर्सिटीज़ होती थी यहाँ पे एडमिशन लिया जा सके। तो आप लेवल सोचिए उस समय का, उस इंटेलेक्चुअल लेवल को आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि हम लोग क्या थे और क्या सब क्या अब क्या से क्या हो गए। तो इस बार जो है वो नालंदा का फिर से यहाँ पे एक इनॉग्रेशन हुआ है और आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको सिंबल ऑफ इंडियाज़ एकेडमिक हेरिटेज भी कहा है, ठीक है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो ऑलरेडी पहले से बना हुआ था और आप लोग जानते हैं कि इसका कैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि जला दी गई थी और हमारा बहुत सारा अहम रिकॉर्ड जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम फटाफट करेंगे, इसमें एक और इंडेक्स आ गया आपका, दैट इज़ द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, है ना। मुझे पता है हैंड राइटिंग बोलोगे मैम क्या कीड़े मार रहे हो, दिस इज़ ग्लोबल एनर्जी, दिस इज़ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। पहली बात अगेन कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो देता कौन है, तो ये बेसिकली आपका वही देता है जिसकी मैं बात कर रही थी, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको देता है। और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 2024 में भारत का रैंक जो है वो 63rd आया है। तो प्लीज़ इसको भी आपने याद रखना। लास्ट टाइम हमारा रैंक 67 था, हमने जो है वो आपका 3 पायदान जो है वो रैंक हमने इम्प्रूव किया है, जो कि अच्छी बात है। बट फिर भी
एनर्जी में हम लोग धीरे 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 जो है वो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि भारत का जो टारगेट है वो विकसित होने का 2047 है। इसको भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। बाकी हमेशा फर्स्ट कौन आते हैं इसमें, तो ये आपकी जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है, जैसे कि स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, ये यूजुअली इसमें फर्स्ट आती हैं। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे शुरू में भी बताया था कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ और महत्वपूर्ण इसके इंडेक्स, जैसे कि पहला मैंने बता दिया ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। दूसरा अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आती है जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर गैप रिपोर्ट, देखो जब मेंस भी लिखते हो ना, मैं एक मेंस पे भी क्लास लूँगी इस पे, आंसर राइटिंग पे, वहाँ ये सब ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, तो आप बोल सकते हो कि विमेन पे आया कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है 2024 की, वो बता रही है कि औरतों की कंडीशन ये है। रैंक से ही तो प्रूव होता है ना कि कितनी बुरी कंडीशन है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक और है आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देती है। देन यू हैव योर ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। एनर्जी, जेंडर गैप, ट्रांजिशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देती है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस पे बन जाए कि इसमें से कौन कौन सी हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो देती है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताना था, ओके। देन इस बार बहुत पेपर लीक हुए हैं इस साल, है ना, और इसीलिए सरकार ने इस बार, सेंटर ने एंटी पेपर लीक लॉ भी जो है, जब वो नीट वाला भी चला था किस्सा, तब एक लॉ लेकर आए हैं। लॉ तो क्या है, हाँ एक्ट हो गया है ये। दिस एक्ट इज़ बेसिकली द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ, ठीक है, अनफेयर, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, देखो मेरी हैंड राइटिंग इस पर गंदी आती है, वैसे इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। 2024 इसमें मैं इतना ही बताऊंगी। बेसिकली चीटिंग करना पाप है, और चीटिंग ना हो पब्लिक एग्जाम्स में। कहाँ, कौन से एग्जाम्स में, सारे नहीं, यूपीएससी हो सकता है, एसएससी है और एनटीए, ठीक है, इन तीनों में। और कम से कम अगर आपने चीटिंग की या करवाई तो 3 से 5 साल की जो है वो आपको जेल जो है वो होगी। और अगर आपने चीटिंग की, और अगर आपने और आपको 5 से 10 साल की चीटिंग होगी अगर आपने चीटिंग की, और अगर आप उसका हिस्सा थे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा है तो एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, जैसे कि हम लोग सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें जो है वो या तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लेते हैं। जैसे अभी आपने कलकत्ता वाला जो किस्सा सुना, उसमें प्रिंसिपल पे यही इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, जैसे ऑर्गन जो है उसकी ट्रैफिकिंग करता है, जो कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमने मूवीज़ में भी देखा है ना। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। ये जो नक्सलिज्म है, ये नक्सलाइट मूवमेंट है, ये बहुत ऑर्गेनाइज मूवमेंट होते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम मीन इनका एक स्ट्रक्चर होता है, ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा। इनफैक्ट टेररिज्म भी जो प्रॉपरली सोचे समझी चीज़ें होती हैं वो भी ऑर्गेनाइज क्राइम में ही आती हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम, एक रैकेट की तरह माना जाएगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो 10 साल की आप लोगों को जेल भी हो सकती है, ठीक है। ये भी आप इसमें याद रखेंगे। बैंकिंग से संबंधित बहुत सारा डेटा होता है, यूजुअली आप उसमें देखोगे स्टडी आईक्यू में भी, वो तुम्हारे मतलब का नहीं है। अपने मतलब का करंट अफेयर छांटना भी एक, सीखना भी एक कला है, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन, हैं भी हैं कि मैं अकेली। समझ आ रहा है कुछ? आ रहा है? ठीक है, आ रहा है, आ रहा है। यस, बख्तियार खलजी। ठीक है, ओके। 129 जेंडर गैप रिपोर्ट में है, 2024 में है कि कितना है इसको चेक कर लो, 2024 और 2023, ठीक है। जतन इज सेइंग मैम नो नीड टू एक्सप्लेन। यार नहीं है इतनी बुरी। ठीक है, मतलब आ रहा है समझ, ओके फाइन, मतलब वी आर डूइंग फाइन, और ये ठीक है, सूटेबल है, ठीक है, ठीक है, आगे चलो। मैं आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, है ना। रात को हम लोग निशाचर की तरह पढ़ रहे हैं, पर अच्छी बात है ना यार, पढ़ रहे हैं मतलब टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे ना लाइफ में।
अच्छा ठीक है, एक डैम जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका न्यूज़ में इस समय, मैं जून के करंट अफेयर्स बता रही हूँ, जून 2024 के, जैसे कि अरुण 3 जो है वो आपका एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। और ये जो अरुण 3 है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका जो है वो नेपाल में है। आप इसको प्लीज़ याद रखेंगे। ये भारत के असिस्टेंस के साथ जो है वो नेपाल में बन रहा है। और ये जो है यूजुअली क्या है, ये 900 मेगावाट का जो है ये प्रोजेक्ट है। और आप जानते हैं कि नेपाल के भी जो प्रधानमंत्री हैं वो बदल चुके हैं। अब आपके केपी शर्मा ओली हैं, और केपी शर्मा ओली जो हैं वो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट विचारधारा के हैं। जो पहले थे आपके पुष्पक कमल दहल, जिनको प्रचंड बोलते हैं, उनकी विचारधारा थोड़ी डिफरेंट थी। तो आप इसको भी ज़रूर याद रखेंगे अगर ये आ गया, क्योंकि ये न्यूज़ में था, इसीलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसमें करंट अफेयर की बात करूं, ठीक है, ओके, अच्छा, साइंस एंड टेक भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक मिशन था अभी न्यूज़ में, जून की खबर थी ये। दिस इज़ बेसिकली योर चाइनीज़ एच अल्फ़ा सोलर एक्सप्लोरर मिशन। ऐसे फुल फॉर्म तो नहीं आने वाली, चेज़ आएगा, चेज़। यूजुअली ऐसा लिखा जाता है कि इसमें से चेज़ क्या हो सकता है, कोई चीज़ है, तीसरा लिखा होगा कि चेज़ जो है वो चाइना का एक सोलर एक्सप्लोरर मिशन है। जिस तरीके से भारत का आदित्य L1 मिशन है, वैसे ही चाइना का आपका सोलर एक्सप्लोरर मिशन जो है वो चेज़ है। तो आप इसको भी याद रखोगे, क्योंकि चाइना पे से तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते ही रहते हैं, विदाउट अ डाउट, वो मतलब आते ही आते हैं। ठीक है, चाइना में नहीं होती ये इशू, चाइना से आते ही आते हैं सवाल। ओके, देखो सब कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही बैंकिंग का तो हम लोगों को करना ही नहीं है ना, बैंकिंग का इतना हमने देखना ही नहीं है। ठीक है, एक इसमें और करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट लग रहा था वो है कि रिसेंटली, मतलब ऐसे बोलेंगे जून में, चलो मन तो कौन पूछता है, कि एक सोलर प्लांट जो है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑफ 10, ये जो भी यूनिट्स होते हैं आपके, ठीक है, ये इतनी कैपेसिटी का एक सोलर प्लांट जो है वो अभी लगा है। तो वो कहाँ लगा है, ठीक है, क्योंकि फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स तो बहुत लग जाते हैं, बट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो बहुत कम है भारत में। तो ये मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल रेलवेज़ ने अभी जो ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो जून के महीने में वेस्टर्न घाट्स में जो है वो लगाया है। एक नदी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थी जिसका नाम है इगतपुरी लेक। तो आप लोगों ने बहुत सारे इसमें देखा होगा पेपर्स में, लेक्स पे भी जो है वो सवाल आते ही रहते हैं। तो इगतपुरी लेक पे जो है, जो कि वेस्टर्न घाट्स में है, इट इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ फ्लोटिंग सोलर प्लांट। तो आप प्लीज़ इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स बदले हैं, कोई नहीं पूछता कौन किसका चीफ मिनिस्टर है, ऐसी हिस्ट्री कभी भी नहीं आती। हमें सिर्फ और सिर्फ उस पर काम देखना है, पॉलिसीज़ पे देखना है, गवर्नेंस पे देखना है कि क्या है। और एक स्कीम थी पिछली बार से चली हुई है, इसका नाम है उड़ान। देखो, एक है उड़ान और एक है उड़ान, एक है आपकी उड़े देश का आम नागरिक, जिसका मुझे पर्सनली तो कोई फ़ायदा नहीं लगता। आपकी उड़ान का जो आइडिया था, एक उड़ान था, उड़ान के बाद एक उड़ान 2 आई थी, जिसने कहा था कि सिटी टू सिटी जब कनेक्ट होगा तो आपका फेयर जो है वो बहुत सस्ता होगा। जो भी सस्ता प्राइस होगा उसको सरकार जो है वो आपकी फंडिंग जो है, उस VGF बोलते हैं ना, वाइबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में सरकार प्रोवाइड करेगी। बट ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। अभी भी जब आप गग्गल से
गगल से आप जब फ्लाइट लेते हैं, अगर आपने पवन हंस लिया फिर तो आप गए, क्योंकि आपके 7,500 जो है वो रुपए चले गए उसमें। अगर आपको शिमला तक भी जाना है, कोई बहुत इमरजेंसी हो गई, या बाकी फ्लाइट्स जो है जैसे कि अलायंस वगैरह है, वो तो मेरे ख्याल से मंडी होके जाती है, तो वो भी कौन सी सस्ती है। जैसे चंडीगढ़ जाना हो आप लोगों ने तो भी 4,000 तो मिनिमम लेके चलते हैं। तो अभी तक ये इम्प्लीमेंटेशन में ही भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। बट ये दूसरा जो उड़ान है, दिस इज़ दिस इज़ नॉट उड़ान। जो ये वाला उड़ान है ना, दिस इज़ फॉर ड्रोन्स, इसको याद रखना। इसमें डबल ए है, इसमें सिंगल ए है और इसमें डबल ए है। एक सिंगल ए है तो ये आपकी एयर कनेक्टिविटी की वजह से है, उड़े देश का आम नागरिक, कि जो आम नागरिक है वो सस्ते रेट पर उड़ पाए। और उड़ान 2.0 जो है वो सिटी टू सिटी कनेक्ट की बात करता है, वाइबिलिटी गैप फंडिंग की बात करता है। और जो ये डबल ए वाला है ये ड्रोन्स के लिए है। और इसमें मैं आपको एक और बता दूं कि जो आईआईटी कानपुर है, आईआईटी कानपुर ने कोलैबोरेशन किया विद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ में। और यहाँ पे अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी, जिसको तुम लोग बोलते हो कि ये वो आ गई है, क्या बोलते हैं हिंदी में, जैसे उसमें जिसमें ऋतिक रोशन था, यूएफओ, हाँ यूएफओ, कि यूएफओ आया है। तो दिस इज़ योर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ड्रोन्स के लिए बेसिकली इज़ योर उड़ान स्कीम। इसको भी प्लीज़ आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है और वन लाइन में क्वेश्चन आ गया तो भी आप गलत करने की संभावनाएं इसमें ज़्यादा बनती हैं, राइट। एक और रिपोर्ट आ गई इसमें, एक रिपोर्ट जो है न्यूज़ में वो थी आपकी कि इसमें से कौन इसको देता है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024। ये किसने दी है, ये किस संस्थान ने दी है, तो ये आपका और कोई नहीं है, फाओ है, दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे कमेंट्स में बताओ इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो फाओ जो है, आप बस इतना मान लो कि ये फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करता है, नरिशमेंट के बारे में बात करता है, एंड मोर ओवर कार्बन फुटप्रिंट कम हो लोगों का, इसके बारे में बात करता है। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसी ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर की रिपोर्ट जो है वो इसमें प्रोवाइड की है। इसको प्लीज़ आप याद रखना, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि फिशरीज और एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर का फाओ से क्या लेना देना, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए भी मतलब अच्छा पॉइंट है। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स यूजुअली मैं इग्नोर करती हूँ कि मुझे तो याद नहीं रहते, आप लोगों को याद रहेंगे तो बहुत बढ़िया, आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्क्स मिलते हैं। जिसने ठीक किया उसको तो मार्क्स मिलने ही है ना, उसको तो मार्क्स मिलने ही है। और रिसेंटली अभी एक और करंट अफेयर चला है, इसको भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को पता है कि कर्नाटका जो है वो एक ऐसा लॉ लाने की कोशिश कर रहा था, फिलहाल अभी तो थोड़ा उसमें बीच में ही रोक लग गई हुई है, कि वो अपने लोकल लोगों को सर्टन पॉइंट ऑफ रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है नौकरियों में, जो लोग कर्नाटका में ही रहते हैं, जिनको कन्नड़ भाषा आती है। तो ये बहुत सारी 2-3 चीज़ें इन्होंने लगाया हुआ है। ये सेपरेट एडिटोरियल का टॉपिक है, बट मैं आपको वैसे ही बताना चाहती हूँ, अगर न्यूज़ में चल रहा था ये कि कर्नाटका ने ऐसा करने की कोशिश जो है वो कर रहा है। पहले हरियाणा ऐसी कोशिश जो है, और एक और स्टेट है आपकी शायद झारखंड है, ये दोनों भी ऐसी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन दोनों फेल रहे। तो जो सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट है ना, कि इस मिट्टी पे, या जो आर्टिकल 16 है ना, वो वायलेट होता है, क्योंकि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है, कोई भी स्टेट जो है वो ये नहीं बोल सकती है कि हम अपने एरिया में सिर्फ अपने लोगों को ही नौकरी देंगे और जो बाहर से आएगा उसको नौकरी नहीं देंगे। तो ये भी मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, कहीं आ गया तो फिर एक बार चेक कर लेती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, इटली में है ना, रोम इटली में है, उड़न तश्तरी बोलते हैं उड़न तश्तरी। रात के 11 बज रहे हैं, रात के 11 बजे कोई करंट अफेयर की क्लास ली है कभी किसी ने ज़िंदगी में ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो, समझ आ रहा है, दिख रहा है, सुनाई दे रहा है कुछ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम ना, ठीक है ना, ठीक है। और
ओके फाइन, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ, थोड़ा सा कर ही लेते हैं, अब आज बन ही गया है ना सुरूर सा, तो कर ही लेते हैं। ठीक है, देखो और भी था कुछ जो न्यूज़ में रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उन्होंने इस मिशन के बारे में भी ज़रूर सुना होगा। इसको बोलते हैं अर्थमिस, अर्थमिस मिशन होता है ये, ठीक है। ARTEMIS, अर्थमिस प्रोग्राम जो है, इसमें कौन कौन है? दिस इज़ अ प्रोग्राम रिलेटेड टू नासा एंड योर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आज मैं पढ़ रही थी कि भारत भी अपना जो है वो भारत स्टेशन, भारत स्टेशन का मतलब है जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, अभी इंडिया के पास नहीं है, तो वो भी अपना जो है मेरे ख्याल से शायद 2035, शायद मैंने कुछ ऐसा ही पढ़ा था, शायद इंडियन एक्सप्रेस या ट्रिब्यून में, तो 2035 तक हम लोग एम कर रहे हैं कि हमारा अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो जहाँ पे हम लोग रिसर्च वगैरह कर सकें। तो ये देखो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है ये चीज़ें, बहुत अच्छी बात है। आज बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ था हिंदू में, उससे डायरेक्ट सवाल बनता है कि भारत ने कहाँ कहाँ झंडे गाड़े। जैसे कि भारत ने इस बार जो है वो आपका आदित्य L1 मिशन किया, भारत ने उसके बाद गगनयान किया, भारत ने एक्सपोसैट किया एक्सरेज के लिए, ठीक है। और भारत ने चलो चंद्रयान 3 वगैरह ये सब तो चलो चलता रहता है, एक्सपोसैट ये है। देन भारत ने स्मॉल लॉन्चिंग व्हीकल्स जो हैं ये भी हम लोगों ने किए, ठीक है। और PSLV GSLV में तो हमें अच्छे से, वैसे भी हम लोग इसमें अच्छे माहिर हैं, ठीक है। Mark 3 ये सब अभी मुझे भी बड़ा कुछ ज़्यादा याद नहीं है, बट ये मोटी मोटी चीज़ें आज उसमें बहुत अच्छे से समझाई हुई थी। द हिंदू में आ रखा था ये कि इस बार जो है वो इंडिया ने किन किन जगहों पे अपने झंडे गाड़े। और जैसे कि एक और था, जैसे आप लोगों ने इसका भी सुना होगा सैटेलाइट का नाम, इनसैट 3D, ये जो होती है दिस इज़ अ वेदर सैटेलाइट, ठीक है, वेदर सैटेलाइट। और जो वेदर सैटेलाइट होती है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी होती है, तो वेदर सैटेलाइट हो गया। ये SLV नहीं है, स्मॉल लॉन्चिंग व्हीकल बोल दो या SSLV बोल दो इसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे देश भारत का ये स्मॉल लॉन्चिंग व्हीकल यूज़ भी करते हैं, जो किफ़ायती है, छोटा है और ईजिली मैनेजेबल है ना। तो ये भी आज बहुत अच्छा आ रखा था, तो आई जस्ट थॉट कि मैं आप लोगों के साथ इसमें इसको शेयर कर दूं, है ना। बाकी यस, एक और मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। मैंने ना आप लोगों को ये पूरा एक मेंस का आंसर बता दिया है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि इसरो ने कहाँ कहाँ झंडे गाड़े हैं पिछले कुछ सालों में, तो यहाँ यहाँ झंडे गाड़े हैं। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। पहले क्या होता था कि जैसे आपका रॉकेट चला गया, व्हीकल जो है वो बिल्कुल आपका वेस्ट हो जाता है बिल्कुल, लेकिन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में उसको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। तो ये कुछ मिशंस थे आपके जो आप याद रखेंगे। तो ये न्यूज़ में चल रखा था आप लोगों का अर्थमिस मिशन, तो ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, भारत का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और ये अर्थमिस मिशन जो है वो मून के लिए है। ये इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट जो एक बात थी जो आपको मैं बताना चाहती थी। देन एक और भारत ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है अभी। इस सॉफ्टवेयर का नाम है प्रवाह। प्रवाह का मतलब क्या होता है? प्रवाह का मतलब होता है फ्लो, ठीक है, फ्लो ऑफ एवरीथिंग। तो प्रवाह नाम का सॉफ्टवेयर जो है, और वो किसने लॉन्च किया है? वो बेसिकली आपके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वाले जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। आई थिंक कल हमारा इंटरनेशनल स्पेस डे था, इसीलिए इंटरनेशनल स्पेस नहीं, आज था है ना इंटरनेशनल स्पेस डे, इसीलिए ये बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ था हिंदू में। तो प्रवाह नाम का सॉफ्टवेयर जो है विक्रम साराभाई सेंटर ने ये लॉन्च किया है, मतलब कि इसरो की ही ब्रांच है। और ये किसके लिए किया है? दिस इज़ अ कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स स्टडी करने के लिए। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स जो है ना वो आपके एरोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए, जो आपके एरोस्पेस व्हीकल्स है उनको स्टडी करने के लिए यूज़ आता है। इतना याद नहीं रखना है, तो बस इतना कि प्रवाह सॉफ्टवेयर जो है वो एरोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, बात ख़त्म। बड़ा ज़्यादा इसमें ज़्यादा पढ़ के भी कुछ नहीं होता, इतना ज़्यादा हमने PhD थोड़ा करनी है, ठीक है। उसके बाद स्पेस एक्स के भी बहुत ज़्यादा इसमें चले रहते हैं, है ना। आप लोग जानते हैं एलॉन मस्क वगैरह, तो आप लोग देखते ही रहते होंगे। और देखो
देखो ऐसे बहुत करंट अफेयर्स नहीं होते हैं, पर वही है कि क्योंकि हम पूरे एक साल के करंट अफेयर करते हैं तो हमारे को लगता है कि पता नहीं कितना ज़्यादा बार बार चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आप उसको टेस्ट सॉल्व करेंगे तो वो इजीली होगा आपसे। ठीक है, इसमें मैं एक और बता देती हूँ आपको, हमारा जो प्रेस में है, दिस इज़ योर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ये होता है कि आपकी जो मीडिया है उसको आज़ादी कितनी है, तो ये पूरा का पूरा एशिया पैसिफिक रीजन जो है वो इसमें आता है। और इसमें जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ठीक है, ये 2024 की, ये निकालता कौन है, पहला सवाल इसमें यही पूछा जाएगा आपसे। तो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये कोई संस्था नहीं निकालती है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट नहीं निकालती है, एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम से है। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये मेरे ख्याल से शायद फ्रेंच नाम है, बट आप याद रखोगे कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये बहुत बड़े लेवल की एक एनजीओ है। तो ये लोग जो है, मतलब एनजीओ नहीं बोलना है तो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, ये लोग निकालते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और इस बार साउथ एशिया में भारत का जो रैंक है दैट इज़ 159th रैंक जो है वो ये है। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट मार्क करूंगी मैं इसको, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को एक और बता दूं, जो पाकिस्तान है ना, आप लोगों का फेवरेट पाकिस्तान नेबर, जिसको सुनकर ही सभी के भारतीयों के दिल में खून खौलता है, बट पाकिस्तान जो है उसकी पोजीशन कितनी है, 152nd है। तो तुम देख लो कि ये इनके क्या पैरामीटर्स है। ज़रूरी नहीं है ये इंडेक्स बड़े अच्छे हैं, मैं ऐसा मानती हूँ कि जितनी आज़ादी भारत में है ना बोलने की, आप भारत में रह के आप प्रधानमंत्री को भी गाली दे देते हैं। एक मैंने बड़ा अच्छा पढ़ा था, क्विकली बताऊंगी, कि बड़ा आसान होता है प्रधानमंत्री को गाली देना, और उससे और आसान होता है सीएम को भी गाली देना। उससे मुश्किल होता है अपनी जगह के एमएलए को गाली देना, और मुश्किल हो जाता है अपने एरिया के प्रधान को गाली देना। कहने का मतलब है इनको गाली देना बड़ा आसान है क्योंकि दूर बैठे हैं। जितना जितना प्रॉक्सिमिटी बढ़ती है उतना उतना आपको पता है कि यहाँ पे दंड भी मिल सकता है, डंडे भी पड़ सकते हैं, और चार्जेस भी लग सकते हैं यहाँ पे। तो आप प्रधान के बारे में नहीं बोलते हो, आप अपने एमएलए के बारे में नहीं बोलते हो। तो जितनी मीडिया की फ्रीडम इंडिया में है, मैं मानती हूँ कितनी और कहीं पे भी नहीं है। इसीलिए बड़ा वो नहीं करना है, सिर्फ इसमें पेपर है पढ़ने का, इसमें पढ़ने का मतलब इसमें कोशिश कीजिए। बट जब ओपिनियन बनेंगे ना तो ओपिनियन इतने कच्चे नहीं बनने चाहिए, मतलब बाहर के देश हमें ना बताएं कि हम लोग क्या हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। 2024 में भारत की रैंक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में 159th है। पाकिस्तान हैज़ बीन पुट ऑन अ स्लाइटली बेटर रैंक। ठीक है, तो ये हमने बताया और ये इम्पॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, ओके, इस बार एक और, जब भी कोई चीज़ यूनेस्को से संबंधित हो ना, किसी ने मुझसे पीछे पूछा भी था मैम कल्चर क्या करें। कल्चर को पढ़ने का तो यही तरीका है। वैसे तो देखो, अगर तो आप एचएस की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपको नितिन सिंघानिया जो है किताब, वो तो पढ़नी पड़ेगी। और अगर नहीं है तो आप, एक और है विजन का भी मेरे ख्याल से कल्चर का बहुत अच्छा मटेरियल मिलता है PT 365 में, वो भी पढ़ सकते हो। बट कल्चर की मेजर किताब यही है। हिमाचल के कल्चर की किताब जो मैंने पढ़ रखी थी वो आप भी पढ़ सकते हैं, वो अभी भी मिलेगी। मियाँ गोवर्धन की किताब है, मैंने एक ही किताब पढ़ी थी, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। मियाँ गोवर्धन की किताब जो हिमाचल के कल्चर के बारे में बात करती है, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप अलाइड का मेंस देने जा रहे हैं, तो, या एचएस का मेंस देने जा रहे हैं तो। यूनेस्को ने इस बार 3 लिटरेरी ट्रेजर्स को जो है वो इंस्क्राइब किया है अपनी हेरिटेज में। आप लोग जानते हैं कि ये यूनेस्को जो है वो हेरिटेज में, वो लोग या कह लो अपने वर्ल्ड रजिस्टर मेंटेन करता है, उसमें इंस्क्राइब किया है इन 3 इंडियन लिटरेरी रिसोर्सेज को। कि कौन कौन से आ गया आपके, पहला आ गया आपका रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास का। देन यू हैव पंचतंत्र, सभी को पता है ये आपका विष्णु शर्मा है ना, विष्णु शर्मा की है ना पंचतंत्र, उन्होंने लिखी है। ठीक है, और एक और चीज़ है आपकी सरदयाल ओकालोकाना। ठीक है, ये इसको तुम कैसे प्रोनाउंस करोगे ये तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ये जो है वो आपकी आचार्य
आनंद वर्मन ने लिखी हुई थी। तो आप रफली याद रख सकते हो 3 चीज़ें जो थी वो इस बार जो है वो वर्ल्ड रजिस्टर दैट इज़ मेंटेन्ड बाय यूनेस्को उन्होंने इसमें ऐड की हुई थी। ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ, आप लोगों को भी चेक करना पड़ता है मुझे, सो तो नहीं गए। मैं करवा दूंगी अंजना, मैं सर्वे भी करवा दूंगी मैं, है ना। आई हैव ऑल द टाइम फॉर यू गाइज नाउ, डोंट वरी। ठीक है, और मेरे ख्याल से 11 बज गए रात के, वी शुड कॉल इट ऑफ नाउ। मुझे वैसे ये बताना जाते जाते थोड़ा सा कि विजिबिलिटी थी इसकी, क्लियर था ये, लिख के ज़्यादा समझ आता है कि वैसे फेस टू फेस ज़्यादा समझ आता है कि लिख के ज़्यादा समझ आता है? ऐसे लिख के समझ ज़्यादा आ रहा है आप लोगों को कि फेस टू फेस ज़्यादा समझ आता है, जो मैं ट्रेडिशनली पढ़ाती हूँ जैसे? कैसे याद रहता है आप लोगों को? राजन नहीं आते हैं रिवोल्ट वगैरह, मॉडर्न हिस्ट्री में कोई नहीं रिवोल्ट वगैरह पूछता है ऐसे ना, नहीं पूछते हैं, बट राजाओं के बारे में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ओके, कंचन इन सेइंग लिख के आता है मैम, है ना, फेस टू फेस बेटर है। आरती मैम अब कोई एग्ज़ाम आएंगे? आई थिंक अलाइड का ही है यार, और आई रियली डोंट नो कि कोई और एग्ज़ाम थोड़ा टाइम ठीक नहीं चला हुआ है। मैम प्लीज़ टेल समथिंग अबाउट फेस टू फेस। अच्छा शिवानी, ठीक है अनुज, ठीक है यार, मैं कोशिश करूँगी मैं। देखो आइडियली क्या होता है, आइडियली जो लोग बड़े टेक्नोलॉजिकली एडवांस है ना, उनका तो तुमको यहाँ छोटा सा चेहरा भी दिखेगा, दैट आई एम एमिंग फॉर, कि मेरा छोटा सा चेहरा भी दिख जाए यहाँ राइट हैंड साइड में, और जो मैं लिख रही हूँ वो भी दिखे। बट फॉर दैट मुझे किसी बंदे को पकड़ना पड़ेगा जो मुझे ये सिखा दे, है ना, इससे टाइम ज़्यादा लग जाता है ना। यू आर राइट, है ना, फेस टू फेस लिख रहे हैं तो मे भी ओके। ठीक है, ठीक है, राइट, कोई बात नहीं। अनुज अगस्त का करंट अफेयर जो है वो तुम अवॉइड कर सकते हो फिलहाल। जुलाई से करंट अफेयर पढ़ना शुरू करो, 2024 जुलाई से, उससे पीछे से, जैसे मैंने आज आपको जो करंट अफेयर्स करवाए हैं वो मैंने आपको जुलाई के करवाए हैं। ठीक है, अब हमने पीछे की तरफ मुड़ना है हमने। ठीक है, फिल्मोरा इज़ द ऐप फॉर दैट। अच्छा, गिव मी सम टाइम, बट मैं फ़िलहाल अभी सीख लेती हूँ इस वाले प्लेटफॉर्म को यार। और मैं कल ऐसा करूँगी, कल या परसों जब भी आऊँगी मैं फ़ेस टू फेस ही आऊँगी, और फेस टू फेस ही ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर मीनवाइल मुझे कोई मिल गया तो आई विल लर्न द टेक्निक, राइट टेक्निक फ्रॉम हिम। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई थिंक ये हमारी ज़िंदगी का, आप लोगों की ज़िंदगी का पहला लाइव होगा जो इतनी रात को आप लोग भी उठे हुए हो, एंड आई जस्ट विश आप लोग जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसको आप हासिल करें। माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू गाइस। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। बच्चा बोल रहा है मैम वी शुड ज्वाइन कोचिंग। मैं देखो आप लोगों को यही बोलूँगी, आप लोगों को जो भी सूटेबल लगता है, चंडीगढ़ सूटेबल लगता है जाओ, दिल्ली के तो हाल बुरे हैं, मैं तो अवॉइड बोलूँगी, मत जाओ। ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सकता है। मैं मानती हूँ हम लोग कोचिंग सेंटर इसीलिए करते थे ताकि हम लोग डिसिप्लिन रहें, बट आज के हालात देख के बुरा लगता है। बट चंडीगढ़ इज़ स्टिल बेटर, अगर जाना चाहते हो जाओ, लाइब्रेरी ज्वाइन करो। और मेरे टाइम में तो रेस नाम का इंस्टीट्यूट होता था जहाँ मैंने बैंकिंग की, मैथ्स की कोचिंग ली थी। वो उससे बेस्ट मुझे आज तक कोई इंस्टीट्यूट नहीं दिखा, क्योंकि वो रात को भी खुला रहता था। एंड आई रिमेंबर कि मेरे पास कॉफ़ी की बॉटल होती थी एक बड़ी सी, और मैं उसमें कॉफ़ी डालकर मैं पूरी रात पढ़ती थी। और सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी बच्चे थे ना वो सब रात को वहाँ स्टडी करते थे। एंड आई रिमेंबर सारे के सारे बच्चे टेबल पे भी सो जाते थे। तो वैसे ही तो शायद ना मिले, अब रात को बंद होती है लाइब्रेरीज़। बट मैं सिर्फ एक इसी बात से ख़त्म करूँगी बात ना, कि ये टाइम, प्रेपरेशन टाइम तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम है, और ये सबसे खूबसूरत टाइम रहेगा तुम्हारा स्ट्रगलिंग टाइम। इसको याद रखना, जिस दिन सक्सेसफुल हो गए पीछे मुड़ के बार बार वही टाइम याद आएगा, यही टाइम। ठीक है, ठीक है कुणाल, मेंस के लिए भी गाइड कर देंगे, कोई बात नहीं, है ना। और थैंक यू सो मच।
एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। ठीक है, चलो अब सो जाओ, बाय बाय, गुड नाइट।